सो अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियस। अगर हम अनिल पील को सैफरन से स्टेन कर दें या फिर किसी और डाई से लाइक मिथाइलिन ब्लू, तो एक डार्क कलर्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो कि हर एक सेल के सेंटर में होता है उसे हम देख सकते हैं और इसी सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो हर एक सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये डबल लेयर्ड कवरिंग में कवर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये न्यूक्लियस के जो सब कंपोनेंट्स हैं उसको प्रिजर्व करके रखता है और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कई तरह के पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज है वो हो पाता है। और जैसा कि हमने देखा कि जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो भी सब्सटेंसेस हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट सब्सटेंसेस हैं वो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू पास होकर के साइटोप्लाज्म में जाते हैं। जो साइटोप्लाज्म है वो एक सेमी विशस लिक्विड होता है जो कि हमारे पूरे सेल को ऑक्यूपाई करता है और जो उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक रहती हैं। मतलब हमारा जो न्यूक्लियस है और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में जितनी भी जगह होती है वो साइटोप्लाज्म से मिलकर के बना होता है। सो साइटोप्लाज्म एक इस तरह का लिक्विड है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हमारा सेल मेम्ब्रेन इसके बीच में पड़ने वाली सभी जगह को ऑक्यूपाई करता है और इसी साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरह के हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें होते हैं क्रोमोसोम्स जो कि एक तरह के रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये हमें तब विजिबल होते हैं जब एक सेल का डिवीजन हो रहा होता है और वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो हम इस न्यूक्लियस को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हैं तो हमें इसके सेंटर में रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स को ट्रांसफर करने में मदद करती है टू दी ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब हुआ जो भी पेरेंट्स से जो बच्चे निकलेंगे वो वही कैरेक्टर्स और ट्रेट्स को लेकर के निकलेंगे जो उनके क्रोमोसोम्स या सेल्स में मौजूद हैं। सो क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। क्रोमोसोम्स में ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है ये इन्फॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में स्टोर्ड होती है और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स को हमें पहुंचाने में मदद करते हैं और इसी प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्रोमोसोम्स ये इन्फॉर्मेशन डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं और जो डीएनए होता है वही हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करता है जब भी सेल्स आगे मल्टीप्लाई होते हैं। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम बोलते हैं जीन्स। डीएनए जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है उसकी वजह से जब भी सेल डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई होता है तो उसके फॉर्मेशन और उसके ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन वही डीएनए कैरी करता है। जब कभी सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं तब जो डीएनए मटेरियल है वो क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और यही फाइबर्स को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कई सारे फाइबर्स हैं जो इंटैंगल्ड हैं आपस में। इसका मतलब है कि वो उलझे हुए दिखते हैं। लेकिन जब भी सेल डिवीजन होने का प्रोसेस शुरू होने वाला होता है तो यही फाइबर्स क्रोमैटिन फाइबर्स अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। न्यूक्लियस का एक बेसिक फंक्शन होता है सेल का रिप्रोडक्शन और इसी न्यूक्लियस की वजह से जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसका भी डिवीजन होता है और जो सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है वो इसी न्यूक्लियस की वजह से होता है। न्यूक्लियस ना सिर्फ सेल के रिप्रोडक्शन में मदद करता है बल्कि सेल के डेवलपमेंट में भी मदद करता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस और उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना या ना होना भी सेल को हमें कैटेगराइज करने में मदद करता है। अगर किसी सेल में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो हम अलग कैटेगरी में रखते हैं और अगर किसी भी सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करता है तो उसे हम अलग कैटेगरी में रखते हैं जिसे हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कुछ ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का प्रेजेंस नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए और डीएनए के फॉर्म में होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर सेल्स दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। न्यूक्लियर रीजन के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स अगर एब्सेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसमें क्रोमोसोम्स सिंगल होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। सेल का साइज जो है वो आमतौर पे छोटा होता है जो कि 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होता है। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो न्यूक्लियर रीजन के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और सेल साइज आमतौर पर लार्ज होता है जो कि 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो ये प्रोकैरियोट्स वर्ड मिल करके बना है। प्रो मतलब प्रिमिटिव या प्राइमरी और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर
सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, ऑर्गेनेलीज का फंक्शन साइटोप्लाज्म के कुछ पार्ट्स परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंडर वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके साथ क्लोरोफिल एसोसिएटेड होता है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम स्टडी करेंगे। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें आप एक सेल वॉल देख सकते हैं जो चारों तरफ है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, उसके आउटर रीजन पे फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं। ये फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स इस सेल को मूवमेंट में मदद करते हैं। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियर रीजन ना होने की वजह से जो भी न्यूक्लियोइड्स हैं वो स्कैटर्ड हैं सेंटर में। साइटोप्लाज्म वो लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता है जो हमारे सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। सो ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, और यही सेल ऑर्गेनेलीज का एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन होता है जिसे वो एक सेल के सर्वाइवल में मदद करते हैं। जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है एक सेल के अंदर। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इनका एक डेफिनेट शेप नहीं होता है और ये एक मेम्ब्रेन में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो वहां पर यही सेल मेम्ब्रेन्स एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं। किसी भी मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस समझने का एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि जब भी हम वायरसेस को देखते हैं तो वायरसेस के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली का एक मेम्ब्रेन ना होने की वजह से वो एक लाइफ स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट नहीं होता है जब हम उसे कंपेयर करते हैं बैक्टीरिया से। लेकिन जब वायरस किसी एक लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का इस्तेमाल करता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, और वो फिर एक लाइफ फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है। जब कभी वायरसेस शरीर से बाहर रहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तब वो एक लाइफ बॉडी की तरह एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, और जो उसके सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी फंक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब यही वायरसेस किसी लाइव बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो उस लाइव बॉडी की मशीनरी का इस्तेमाल करके अपने आप को सर्वाइव करवा पाते हैं। हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं वो अपना एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि इनके पास अपना एक मेम्ब्रेन होता है तो ये एक अलग अलग तरह के फंक्शंस को भी एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हुए भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यही काम जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखते हैं, क्योंकि वहां पर कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये फंक्शन को परफॉर्म करने में उस सेल को दिक्कत आती है और वो तभी लाइफ फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, इसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं जिसमें अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है, तो उनका जो एक्जिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और वो सर्वाइव कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज की, तो हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं सेल ऑर्गेनेलीज की। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, गोल्गी एपैरेटस हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं।